1 + 5 ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? म्यू आर का फॉर्मूला। म्यू आर किसके इक्वल था? यू नोट 1 + 5 1 + 5 1 + 5 वेरी गुड, ये भी ठीक 1 है। + 5 लेकिन इसको पहले थोड़ा सा वो लिख दें, बी डैश की वैल्यू जो मीडियम में होती थी वो म्यू एम इंटू एच के इक्वल थी। म्यू आर अच्छा, म्यू आर की वैल्यू अभी तुमने बताई है। म्यू आर की वैल्यू क्या है? 1 + 1 + 5 ठीक है। यहाँ पर जो एच था वो क्या था सर? मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। वेरी गुड। और जो आई था वो क्या है? सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और हमारा आई भी हो गया, एच भी हो गया, और म्यू नॉट म्यू आर तुम्हें पता ही है। आई क्या है? सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने एक रिलेशन जो पढ़ा है वो उसको हम बाद में करते हैं। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्यूरियो टेम्परेचर। बच्चों, जो 3 तरह के मटेरियल्स पढ़े थे हमने, पैरा, मैग्नेटिक, फेरो एंड अभी मैं इनको जब ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ आज इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अभी डाया को जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि इनका जो बिहेवियर है, भाई अब एक बात बताओ, डाइपोल्स अलाइन होते हैं। 2 फैक्टर थे ना हमारे पास, एक तो एच फैक्टर था और एक आई फैक्टर था। एच वाले को कौन सा फैक्टर बोलते हैं? जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड बनता था, एक्सटर्नल फील्ड फैक्टर। और आई कौन सा फैक्टर था सर? डाइपोल अलाइनमेंट वाला फैक्टर। डाइपोल अलाइनमेंट वाला फैक्टर। ठीक है सर। आई एच तो एच की वजह से आई बढ़ता था और डाइपोल अलाइन हो जाते थे। डाइपोल अलाइन होने का सीधा साधा मतलब क्या होता है सर? डाइपोल अलाइन होने का सीधा सीधा मतलब होता है मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाना। मैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ जाना। जितना ज्यादा आई बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। जितना ज्यादा आई बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। ठीक बात है। आई बढ़ाया, मेरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया क्योंकि एच बढ़ा था पहले। चलो, अब क्या होता है, जो बिहेवियर हमने देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा हमने डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। हमने कहा मैग्नेटिक बिहेवियर जो है कैसे टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। हमने देखा डायमैग्नेटिक पे टेम्परेचर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ता, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर बोल दिया। लेकिन 2 सब्सटेंसेस और भी बच गए, पैरा और फेरो। पैरा के लिए क्या किया और फेरो के लिए क्या किया? उनका देखा कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी का आप सीधा सीधा मतलब देखो, कोई भी सब्सटेंस कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, ये क्या है उसकी ससेप्टिबिलिटी। या ऐसा बोलिए, बाय एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस कितना, मतलब कितना हद तक कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। इसलिए बोलते थे कि फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब वो ज्यादा टाइम, वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है। अगर पैरा की ससेप्टिबिलिटी कम है तो वो कम मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो डाया के लिए तो टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ा नहीं टेम्परेचर के कारण। लेकिन हमने देखा पैरा और फेरो के लिए हमने क्या देखा, ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है बच्चे, वो क्या है? टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो ससेप्टिबिलिटी कम हो गई, टेम्परेचर घटाया तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसका ग्राफ कैसा बनता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सर? यहाँ ससेप्टिबिलिटी, यहाँ टेम्परेचर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। नीचे को टेम्परेचर कम होते जाएगा। क्लियर है?
तो ये इनका सर ग्राफ बन गया सर। ठीक है सर, ये इसका ग्राफ बन गया सर। ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर क्या हो गए सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अब क्या सर, टेम्परेचर बढ़ाया ससेप्टिबिलिटी कम, हमने कहा ठीक है ठीक है। अब फेरो और पैरा में कंपेयर करो, कौन ज्यादा, किसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है? सर फेरो। और फेरो का मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या है सर, ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा है। तो फेरो पैरा से ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने कहा फेरो की बात करें, जीरो, दोनों का 0 केल्विन पे अच्छा खासा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ऐसे समझो। फेरो मतलब जितना हो सकता है मैक्सिमम हो गया। फेरो को लिया, उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले तो मैक्सिमम था, तो अब टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो गई, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो गया उसका, कम हो गया। मैग्नेटिक बिहेवियर और कम हो गया, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी और कम हो गई। टेम्परेचर और बढ़ाया तो टेम्परेचर मैग्नेटिक बिहेवियर और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि फेरो किसकी तरह बिहेव करना लग गया, एक टेम्परेचर ऐसा आया फेरो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, पैरा की तरह। भाई मैग्नेटिक बिहेवियर तो है, मैग्नेटिक बिहेवियर तो है, लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर पहले से क्या है, कम है। कम। तो क्या हो गया, ऐसा टेम्परेचर, the temperature है ना, above which फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कैसे शो बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। Curie temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई भी द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक। तो क्यूरी, अगर कोई फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कोई तुमसे कहे इसकी प्रॉपर्टी कब चेंज होगी, तो तुम क्या कहोगे, ये अपनी प्रॉपर्टीज को पैरामैग्नेटिक की तरह कर लेगा जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, क्यूरी टेम्परेचर से क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, है ना। अगर क्यूरी टेम्परेचर से कम है तो फेरोमैग्नेटिक ही शो करेगा बिहेवियर, वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है। तो अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा करोगे तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और इसमें लिखा भी हुआ है, देखो मैंने हाईलाइट किया, बिलो टेम्परेचर होगा क्यूरी से तो फेरोमैग्नेटिक, अबोव होगा तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. और क्यूरी लो क्या कहता है, क्यूरी लो कहता है ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Temperature. टेम्परेचर। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल हटा दूं अगर मैं, तो एक क्या बनेगा सर, कांस्टेंट आएगा। Constant आ जाएगा. इसी कांस्टेंट को क्या बोलता हूं मैं, क्यूरी Curie constant. क्यूरी कांस्टेंट। ये हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ये तो था हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर वाला पॉइंट। अब क्या होता है सर, अब असली पर आओ। अभी एक चीज हमने पीछे छोड़ी थी, वो क्या है रिवीजन में, वो सर ये है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, एच। H. यही से शुरुआत करनी आज की लेक्चर। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एच के, बिल्कुल सही बात कही आपने। बट ये ज्यादातर किसके लिए बिहेवियर शो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा पैरा के लिए और डाया के लिए, तो ये सही है बिल्कुल। लेकिन फेरो के लिए क्या होता है सर, ये इन सॉरी पॉसिबल और वैलिड टू सम एक्सटेंट। मतलब सर उसमें इंक्रीज तो करेगा, आई बढ़ाऊंगा, एच बढ़ाऊंगा तो आई इंक्रीज तो करेगा, लेकिन नॉट लीनियरली। मतलब एच और आई का लीनियरली शो नहीं होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। अब देखिए कैसे सर, अब क्या हो रहा है सर,
अभी मैंने तुम्हें बताया H से अब क्या समझोगे कि वो जो बाहर वाला फील्ड था जिसके कारण मेरे डाइपोल अलाइन हो रहे थे, और I क्या था जो डाइपोल को अलाइन कर रहा था, है ना। H जो Yes, I sir. जो था वो डाइपोल अलाइन हो रहा था, डाइपोल वाला अलाइनमेंट, डाइपोल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, और इसी के कारण कौन सा बिहेवियर आ रहा था, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसी बिहेवियर, दूसरे तरीके से बोल दूं क्या हो रहा है, मेरा सब्सटेंस Magnetize. क्या कौन सा फैक्टर था सर, एक्सटर्नल फील्ड वाला क्लियर है ना, क्लियर है। Yes, sir. डाइपोल अलाइनमेंट हो रहे थे, ये डाइपोल की अलाइनमेंट हो रही थी, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, मैग्नेटाइज्ड हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। मैंने कहा ये डाइपोल अलाइनमेंट हो किस वजह से रहे हैं, बाहर से फील्ड दे रहा हूं, अगर बाहर से कोई फील्ड नहीं दिया तो अलाइनमेंट नहीं हुए, तो H की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू भी क्या है, जीरो, H की वैल्यू अगर 0 है तो कोई डाइपोल अलाइन नहीं हुए, तो I की वैल्यू भी क्या है, 0 है सर। जीरो, हम अभी इन्हीं के ग्राफ के बारे में बात करेंगे सर, आओ। यहाँ पर है हमारे पास ससेप्टिबिलिटी कह रहा हूँ, फिर ससेप्टिबिलिटी लिख दिया, क्या हो रहा है आज। देखो यहाँ पर है I, यहाँ पर क्या है H, ठीक है। हमारे हिसाब से जब H 0 था तो I 0 था, नॉर्मल सी बात है। तो H अगर बढ़ाऊंगा तो I भी क्या होगा सर, Increase. इंक्रीज होगा। बढ़ेगा, क्या है सर, बाहर से जो फील्ड बनाया I को, अब मैं दूसरे वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, कितना सब्सटेंस मेरा क्या हो रहा है, Align. Align. मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना मेरा सब्सटेंस या मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज, ये देखो मैग्नेटाइज्ड, कितना सब्सटेंस मेरा मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ठीक है, अगर मेरे को किसी, ये क्या इसी के अंदर आ गया है, तो मेरे को अगर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा, बाहर से फील्ड, और बाहर वाला फैक्टर क्या होता है सर, H। तो H बढ़ाया तो I भी बढ़ेगा, अभी H 0 है तो I भी 0 है, तो यहाँ पर है पॉइंट, राइट। यस सर, यस सर, क्लियर है, चलो फिर। यस अब सर, धीरे धीरे मैंने H बढ़ाया लेकिन I भी बढ़ा, मैं फेरो की बात कर रहा हूँ। अब बढ़ तो रहा है लेकिन लीनियर नहीं है, तो ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर, पहले बड़ा 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 बड़ा, एक टाइम आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कम नहीं हुआ, कैसा हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट, समझो कि मैंने H बढ़ाया, डाइपोल अलाइन हो रहे थे, या डोमेन बढ़ रहा था, डोमेन बढ़ रहा है, एक टाइम आ गया कि डोमेन जितना बढ़ सकता था बढ़ गया, डाइपोल जितने अलाइन हो सकते थे हो गए, उससे ज्यादा अलाइन होंगे क्या, अब जब हो सकते थे हो गए वो। अब H की वैल्यू कितनी बढ़ा दूं, तो जितने डाइपोल पहले हो गए थे अब तो उतने ही होंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर, या अभी मैं मैग्नेटाइज्ड कर रहा हूँ सब्सटेंस को, क्या कर रहा हूँ सर, मैग्नेटाइज कर रहा हूँ। बाहर से मैं करंट दे रहा हूँ, जैसे समझो एक सोलेनोइड था, उसके अंदर मैंने कौन सा सब्सटेंस रख दिया सर, फेरोमैग्नेट का। अब इसके अंदर मैं करंट दे रहा हूँ, बाहर वाला फैक्टर क्या है सर, करंट होता है ना इसमें। सोलेनोइड में H की वैल्यू क्या होती थी, याद हो तो कल, N इंटू, एन आई, तो करंट दे रहा हूँ और अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी अंदर वाला मटेरियल मेरा मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो H बढ़ाया I बड़ा, मैग्नेटाइज्ड हो रहा है हो रहा है हो रहा है, एक टाइम आ गया कि मैक्सिमम मैग्नेटाइज्ड हो गया, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाएगा। H और बढ़ाओगे तो I की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब H की वैल्यू अगर बढ़ाई है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, पक्की बात है, बढ़ी है। H की वैल्यू घटाने पर फिर से I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। तो हमने यही किया, हमने H की वैल्यू को क्या किया, कम किया, तो I की वैल्यू भी कम होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, वो हुई भी, लेकिन एक पॉइंट तक हुई, सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद देखो H की वैल्यू जब 0 हो गई लेकिन I की वैल्यू 0 नहीं, H की वैल्यू अगर कम होनी थी तो I की वैल्यू कम होनी थी, वो हो रही है, लेकिन H की वैल्यू 0 होने पर भी I की वैल्यू 0 नहीं हुई, I की वैल्यू कुछ बच गई। और I क्या होता था, मेरा सब्सटेंस कितना या मेरा मटेरियल कितना,
मैग्नेटाइज्ड। पहले तो मैग्नेटाइज मैक्सिमम हो गया, अब H की वैल्यू कम कर रहा हूं तो मैग्नेटाइज का उल्टा क्या होता है? मैग्नेटाइज कम होने का मतलब क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज्ड। क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटाइज्ड। डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज्ड। तो जब H कम कर रहा हूं तो सब्सटेंस मैग्नेटाइज के बदले क्या होगा? डीमैग्नेटाइज। ठीक है, आई कम हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है, 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 बट पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाया। H की वैल्यू 0 होने पर मेरी I की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए थी, मतलब मेरा सब्सटेंस पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए था? डीमैग्नेटाइज्ड। पर ये हो नहीं पाया, I की वैल्यू कुछ बच गई। क्लियर आ रही है सबको मेरी आवाज? यस सर। Yes, sir. हाँ टीना, आप एक बार फटाफट दोबारा ज्वाइन कर लो। तो हम क्या बोल रहे हैं? H की वैल्यू बड़ी है तो I की वैल्यू भी बड़ी। H की वैल्यू कम होने और I की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन होने भाई कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर बच गया। अभी इसी मैग्नेटिक बिहेवियर को, ये जो I की H की वैल्यू 0 होने पर, किसी वैल्यू सर? H की वैल्यू H की वैल्यू 0 होने पर I की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो जो I की वैल्यू बच गई, जो मैग्नेटिक बिहेवियर बच गया, I की वैल्यू बची हुई I की वैल्यू को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चे? रिटेंटिविटी। क्लियर है क्या सबको? तो रिटेंटिविटी क्या है सर? हमने H की वैल्यू को कम करने पर भी I की वैल्यू कुछ बच गई, उसी बची हुई वैल्यू को क्या बोल रहा हूँ? रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू है? या I की? I की वैल्यू। I की वैल्यू। ठीक है, हमने कहा ठीक है। ऐसा समझो पहले डोमेन बढ़ रहे थे, अब डोमेन कैसे हो गए? छोटे हो गए, छोटे हो गए, छोटे हो गए, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से छोटे नहीं हुए। नहीं हो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अलाइनमेंट जो हो रही थी पहले इस डायरेक्शन में डोमेन की थी, और वो बढ़ रहे थे एक्सटर्नल फील्ड के कारण। अब क्या हो रहे हैं सर? छोटे तो हो गए, लेकिन अलाइनमेंट अभी भी रही है, तो अभी भी पूरी तरह से छोटे नहीं हुए, ऐसे समझ लो। या सारे के सारे डाइपोल अभी वापिस से डी अलाइन नहीं हुए, अभी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बची हुई है, आई की वैल्यू भी कुछ ना कुछ बची हुई है। हमने कहा ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसको वापिस से अगर मैंने क्या करना है, 0 करना है, तो क्या करूं मैं, बताओ भाई? अभी H की वैल्यू कुछ बची हुई है ना, लेकिन मेरे को इस वैल्यू को क्या करना है? 0। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? कौन बताएगा कैसे कर सकता हूं 0? कैसे कर सकता हूँ 0, बताओ? देखो, अभी डाइपोल इस डायरेक्शन में अलाइन है, मैं मान लो, ठीक है। अभी अलाइनमेंट, वैसे इसमें ज्यादातर डोमेन का रोल होता है, अलाइनमेंट से समझ जाओगे तुम, डोमेन का रोल होता है वैसे इसमें। तो अब मैंने जब वापिस से H को 0 किया तो कुछ डाइपोल्स तो हट गए, लेकिन कुछ अभी भी क्या रह गए? बचे रहे, अलाइन रहे। लेकिन अभी इनको वापिस से डी अलाइन करना है, तो इनको वापिस से रैंडम भेजना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैंने कहा ऐसे तो ये मान नहीं रहे, तो पहले जो मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे रखी थी, जिसके कारण डायरेक्शन डाइपोल ऐसे अलाइन हो गए, अब करंट की डायरेक्शन को क्या कर दूंगा मैं? अपोजिट। ये जो ऐसे थे, ये वापिस से क्या आ जाएंगे? दूसरी डायरेक्शन में आएंगे। तो उसके लिए, अगर दूसरी डायरेक्शन में आने के लिए उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, मतलब ये डायरेक्शन छोड़ के रैंडम होना पड़ेगा एक बार, तो है ना, तब जाके ये दूसरी डायरेक्शन में आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं H की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूं, ताकि ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाए? वापिस से कम हो जाए, कम हो जाए, 0 हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं। तो ये 0 हो गई, लेकिन इसके लिए ये अपने आप 0 नहीं हुई, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा बच्चे? मेरे को क्या करना पड़ा इसके लिए? करंट रिवर्स, करंट एक्सटर्नल वाला फैक्टर, H वाला फैक्टर, यानी H की वैल्यू को क्या करना पड़ा? रिवर्स करना पड़ा, नेगेटिव करना पड़ा, तब जाके मेरी I की वैल्यू क्या हुई? 0। तो अब यहाँ पर H की वैल्यू 0 है क्या? नहीं। देख सकते नहीं। तो अब H की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन I की वैल्यू 0 है। I के 0 होने पर H की वैल्यू जो चाहिए, I को 0 करने पर क्या सर? I को
zero. जीरो करने के लिए एच की जो नेगेटिव वैल्यू चाहिए उसी वैल्यू को क्या बोलता हूं? कोरेसिविटी। Chorus. क्या बोलता हूं? कोरेसिविटी। Corresponding. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. एच की वो Yes, वैल्यू sir. यानी ये वाली वैल्यू दिख रही है, इतनी वैल्यू ये मेरे को और देनी पड़ी ताकि आई क्या हो जाए? आई क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और रिटेंटिविटी को कितनी वैल्यू थी सर? ये वाली वैल्यू, ये वाली। एच के जीरो होने पर भी जो वैल्यू बच गई आई की उसको क्या बोलते थे? रिटेंटिविटी। तो ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये रिटेंटिविटी है, जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो क्या है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? Yes, sir. भाई No, sir. पहले क्या किया? एच को बढ़ाया तो आई बढ़ा, फिर एच को कम किया तो आई घटा तो सही, लेकिन एच के जीरो होने पर आई की वैल्यू जीरो नहीं हो पाई। एच की नहीं वैल्यू बच गई, उसी बची हुई वैल्यू को क्या बोल दिया? Retention. रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। अब इस बची हुई वैल्यू को भी जीरो करने के लिए मेरे को और ज्यादा एच देना पड़ा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। वो वैल्यू जो मेरे को एक्स्ट्रा देनी पड़ी ताकि मेरी आई की वैल्यू वापस से क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोला? कोरेसिविटी। तो कोरेसिविटी किसकी वैल्यू है? एच की या आई की? Sir, HK. एच की। और रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू है? I T. आई। I. क्लियर है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. आओ। अब से क्या हुआ सर? अब ये जीरो हो गए। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा एच को नेगेटिव में किया तब जीरो है, एच को नेगेटिव में और बढ़ा दो तो अब ये जो डाइपोल ऐसे लाइन थे वो कैसे लाइन हो जाएंगे सर? अपोजिट डायरेक्शन। या कोई और जो होगा अपोजिट डायरेक्शन वाला डोमेन, उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। तो अभी बढ़ेंगे तो सही, फिर से डाइपोल अलाइन होने लग जाएंगे, लेकिन इस बार अलाइनमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी सर? अपोजिट डायरेक्शन। Opposite. बढ़ेंगे बढ़ेगे बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, यानी डोमेन मैक्सिमम बढ़ गया। उसके बाद बढ़ पाएगा क्या? No, No, sir. sir. सैचुरेशन। जैसे यहाँ सैचुरेशन आई थी फिर से यहाँ सैचुरेशन आ गई। मैं सेम कलर से बताऊं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। फिर से यहाँ क्या आ गई सर? सैचुरेशन आ गई सर। ये भी नहीं है कलर, वो दूसरा वाला ब्लू था। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गई सर? सैचुरेशन आ गई सर। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब फिर से अगर मैं H को वापस से कम करना चाहूं तो I की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी? वापस से H की वैल्यू जीरो होने पर दोबारा से I की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? कम होनी चाहिए। और H की जीरो कर दूं तो I की जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन होगी? होगी नहीं. नहीं सर, No, होगी। sir. अब होगी नहीं तो इसी यहाँ येलो कलर लेना चाहिए। अब लेंगे ब्लू कलर। तो अब जीरो नहीं होगी तो क्या होगी सर? कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी बच जाएगी। Yes, उसी sir. Yes, sir. बची हुई वैल्यू को क्या बोलूंगा सर? क्या बोलते थे उस बची हुई वैल्यू को? Sir, आई की कुछ वैल्यू। हाँ क्या बोले? Retentivity. रिटेंटिव। ठीक है। और वापिस से अब इसको फिर से अब जीरो करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। sir, reverse. Revert. Reverse एच की करना वैल्यू को पड़ेगा. फिर से जो पहले नेगेटिव थी वापिस क्या करना पड़ेगा? Positive. पॉजिटिव करना। वापस से इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो अब इस कम करने के लिए फिर से इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा सर मैं। तो वापस से कम करा तो अब आई की वैल्यू फिर से जीरो हो गई, और इस वैल्यू को फिर से क्या बोला? अब कोरेसिविटी। ये साइकिल चलती रहती है। अब दोबारा से क्या होगा सर? एच की वैल्यू को पॉजिटिव में इंक्रीज करूंगा तो डाइपोल वापस से दूसरी डायरेक्शन वाले बढ़ Yes, जाएंगे sir. डोमेन उनका। तो फिर से क्या होगा सर? सैचुरेशन आने लग जाएगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो कैसे बनाई कर्व। इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। अभी किसी को इसमें डाउट है कोई भी स्टेप में? मैं इसको नाम दे No, देता हूँ, sir. सपोज कर लो। Sir.
ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इग्नोर करना। चलो चले आगे। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है सबको। मैं अगर इनको नेमिंग दे दूं तो मेरे को बता दो कि रिटेंटिविटी क्या है और कोरेसिविटी क्या है सब। यस सर। पक्का? चलो बताओ। सर तो क्या हो गया आज? सॉरी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मैं अभी तुम्हें एक्स्ट्रा पूरा दिखा भी दूंगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होएगा बस। अब ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर, तो ये ए बी सी डी ई एफ ए, इस पूरे लूप को बोलता हूँ कौन सा लूप? हिस्टैरिसीस लूप। कौन सा लूप बच्चे? हिस्टैरिसीस लूप। और शुरुआत में आई बढ़ रहा था तो मैग्नेटाइज हो रहा था या डीमैग्नेटाइज हो रहा था शुरू में? सर मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज। तो देखो ओ से जब ए गया तो ये ए पॉइंट पर क्या हो गया सर? पूरी तरह से मैग्नेटाइज। अब डीमैग्नेटाइज कहाँ पर होगा पूरी तरह से? ए टू बी, ए टू सर बी। बी पर पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो गया, कुछ मैग्नेटिज्म तो बच गया। यस सर। यस सर। तो कहाँ पर डीमैग्नेटाइज हुआ पूरी तरह? सर ए से डी। सर ए सी पर। सी पर जाके आई 0 हो गया तो इसको क्या बोल दूंगा? ये क्या हो गया? सर डी मैग्नेटाइज। और वापिस अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, लेकिन हुआ तो सही मैग्नेटाइज। कहाँ पर हुआ दोबारा? सर सी से डी। डी पर। डी पे। फिर क्या हो गया सर? वापिस से मैग्नेटाइज। अब वापिस मैग्नेटाइज हुआ फिर। कहाँ पर हुआ? सर ई पर। ई पर। E से तो सर शुरू हो एफ गया। पर 0 हुआ। एफ पर वापिस से क्या हो गया सर? यस सर। सर 0। एफ पर वापिस से क्या हो गया? डी डी मैग्नेटाइज। सर डी मैग्नेटाइज। एफ से ए वापिस से क्या हो गया सर? मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज। तो ये लूप चलता रहेगा। दिख रहा है? ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ये चलता है। क्लियर है सबको? यस इसको हिस्टेरेसिस क्यों बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं क्योंकि इसमें एक चीज लैग हो रही है। हिस्टेरेसिस मतलब लैग हो जाना। लैग हो रहा है सर यहाँ पर कुछ। हिस्टेरेसिस मतलब लैग हो रहा है सर, पीछे रह गया। कौन पीछे रह गया? कौन पीछे रह गया? एच में से और आई में से कौन पीछे है बताना? सर एच। सोचो। एच को बढ़ाया तो आई भी बढ़ा, एच को पूरी तरह घटा दिया लेकिन आई पूरी तरह घट नहीं पाया। नहीं। तो कौन पीछे रह गया? सर आई। आई पीछे रह गया। किससे पीछे रह गया? एच से। एच से। तो एच हिस्टेरेसिस का क्या हो गया सर? आई का लैग हो जाना। किससे? एच से। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। और जो कर्व इसको रिप्रेजेंट करती है उस कर्व को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। क्लियर है क्या? जो कर्व इस लैग को रिप्रेजेंट कर रही है कि एच आई जो है वो एच से पीछे रह गया, वो कर्व को बोल रहा हूँ हिस्टेरेसिस। किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट रह गया तो कृपया करके पूछ लीजिए। नो सर। चले आगे। यस ये सर। डीमैग्नेटाइज। देखो अब वापिस से यही बात आ जाती है कि सर इसके अंदर लॉस हो रहा है। हिस्टेरेसिस है तो सही, इसका लॉस हो रहा है। रिटेंटिविटी कहाँ से कहाँ तक है बोलना? कौन से कौन से पॉइंट तक रिटेंटिविटी है? जैसे ए बी सी डी ई एच, कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी। सर ए कहाँ से बी? सोचो रिटेंटिविटी कौन सी है? बच गया ए से सी। सर जो बच्चे। सोचो दिमाग लगाओ। रिटेंटिविटी होता क्या है सर? आई वाली वैल्यू, सिर्फ आई वाली वैल्यू यस सर। तो बच गई एच के 0 होने पर। तो कौन सी वैल्यू है यहाँ पर ग्राफ में? हाँ बोलो। ओ बी। वेरी गुड। ओ बी कौन सी वैल्यू है सर? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। और कोरेसिविटी कौन सी वैल्यू है? ओसी।
ओसी और ओबी के अलावा और भी एक भी 2 साइकिल है ना पूरी, देखो मैग्नेटाइज भी 2 बार हो रहा है, डीमैग्नेटाइज भी 2 बार हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो वैसे तो ये चलता रहेगा पर अभी तो 2 बार शो कर रहे हैं हम। तो एक तो ओबी रिटेंटिविटी है और दूसरा कौन है रिटेंटिविटी वाला? ओ ई ओ ई, ओ दोनों क्या है? रिटेंटिविटी ऐसे ही कोरेसिविटी कौन कौन से 2 हैं? ओसी और ओसी ओसी एंड ओसी एंड ओएफ ओ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोरेसिविटी। क्लियर है कि सबको? यस सर। तो रिटेंटिविटी क्या Yes, है? sir. वो वैल्यू आई की जो बच गई जब एच भी क्या हो गया, पूरी तरह से 0 हो गया। 0 हो गया। लेकिन एच की वो वैल्यू जो देनी पड़ी एक्स्ट्रा ताकि आई क्या हो जाए 0, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 0 तो ये वैल्यू है एच की वैल्यू है, और ये ऊपर वाली वैल्यू रिटेंटिविटी किसकी है? आई। आई। क्लियर है? डन? यस सर। यस सर। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को भी इशू नहीं है। अब ये लॉस No, कैसे sir. रिप्रेजेंट कर रहा है? हिस्टेरेसिस वाला लॉस कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस सर ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये ए से बी जा रहा है। देखो पहले डाइपोल्स थे जो मान लो ये वाला डोमेन बढ़ रहा था, अब जब मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो ये वाला डोमेन बढ़ने लग गया, इस डायरेक्शन वाला, है ना? यस तो सर। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए पहले कुछ डोमेन का जो ऐसे समझो कुछ डाइपोल जो थे वो इधर अलाइन पहले से ही रह गए। मेरा माइक ऑफ नहीं है बच्चे, मेरी आवाज आ रही है सबको? तनिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बोलो कुछ। आ रही है आवाज? आ रही है बच्चे, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आ रही है। यस सर। हाँ हैरी, तुम्हारा तो पिछले भी दिक्कत थी यही, तो यहाँ पे दोबारा ज्वाइन कर लो हैरी। हाँ हैरी, फिर तुम्हारे माइक में दिक्कत है, दोबारा से ऑन ज्वाइन करो। हाँ हाँ आ जाओ। तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या था सर? हाँ हम कहाँ थे, क्या बोल रहा था मैं? कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी तक तो हो गया था हमारा। हम कह रहे थे कि सर ये, हाँ जब ये अलाइन हो रहा था सर, ये ऐसे अलाइन हो रहा था पहले, जब मान लो ऐसे समझो जब मैंने वापस से एच की वैल्यू को कम किया तो कुछ तो अलाइन वापस से रैंडम हो गई, लेकिन कुछ अभी भी क्या हो गई सर? बच गई, कुछ अभी भी बच गई उसी डायरेक्शन में। तो अब जब मैं रिवर्स करूंगा तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल अपोजिट। लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट तभी होगी जब पहले ये इधर से इधर होंगे, तब जाके करो। ऐसा समझो, छोड़ो और आसान तरीके से। भाई मैंने एच की वैल्यू को क्या किया सर? बढ़ाया। एच की वैल्यू को बढ़ाया तो आई की वैल्यू बढ़ गई। यस सर। ठीक है सर। अच्छा मैं इसको साइड में रखूं तो पहले मैं कर्व दिखा देता हूँ तुम्हें, ताकि हमें स्पेस पता लगे। देखो ये कर्व दिख रहा है, पहले थोड़े टाइम बाद सैचुरेशन आ जाएगा, उसके बाद इससे क्या हो रहा है सर? आई की वैल्यू 0, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर 0, फिर पॉजिटिव में बढ़ रही है। ये कैसा कर्व है बच्चे? हिस्टेरेसिस कर्व। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो इसका थोड़ा सा खड़ा ग्राफ है, दोनों ग्राफ सही हैं लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें बता रहे हैं, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है आओ, तो ये सारा इसके बारे में है, हम आप भी बात कर लेंगे। ये देखो इसके एनिमेशन दिख रही है। यस सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ यस सर। पहले मैंने एच की वैल्यू बढ़ाई तो आई की वैल्यू भी बढ़ गई। शुरू में एच की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू भी क्या रह गई? 0। अब एच की वैल्यू मैंने 2 करी, आई की वैल्यू मान लो 4 हो गई। एच की वैल्यू मैंने 3 करी, इसकी वैल्यू कुछ और मान लो 7 हो गई। इसकी वैल्यू मैंने मान लो 4 करी, इसकी वैल्यू मान लो 10 हो गई या 9 हो गई। फिर मैंने इसको अब रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने इसकी वैल्यू मान लो 3.5 कर दी या 3 कर दी, तो इसकी वैल्यू मान लो 8 हो गई या कुछ भी हो गई। इसकी वैल्यू 2 कर दी तो मान लो इसकी वैल्यू वापस से 6 हो गई। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू को 0 हो जाना चाहिए था ना वापस से। देखो यहाँ से यहाँ तो ये क्या हो रहा है सर? बढ़ता है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने ये भी कम करनी शुरू कर दी तो ये भी क्या हो गई? कम हो रहा है। डिफरेंट से कर दूं ना कलर, कम होगी। तो रेड वाले में क्या हो रहा है वापस से? सर रिवर्स कम होने लगा। ठीक है, अब ये 0 हो गई तो इसको भी क्या हो जाना चाहिए? 0, लेकिन ये 0 नहीं हुई, इसकी वैल्यू कुछ बच गई। सपोज कितनी बच गई? 3। और इसी बची हुई वैल्यू को क्या बोलता हूँ?
Retentivity. सर अब मैं चाहता हूं कि मैंने h की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया बच्चों, अब h की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया बच्चों, नेगेटिव कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स नेगेटिव, नेगेटिव 2 कर दिया। तो ये उसी टाइम क्या नेगेटिव हो जाएगी क्या? नहीं, ये पहले तो No, sir. 3 से No, 0 sir. आएगी, 0. उसके Yes, बाद sir. ये नेगेटिव 0 पड़ेगा, तब ये भी क्या होने वाली, तब ये क्या होने लगेगी, नेगेटिव। नेगेटिव Negative. ये मान लो 6 हो जाएगी नेगेटिव में। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, आई नेगेटिव होने का मतलब जो डाइपोल्स पहले ऐसे अलाइन थे अब कैसे अलाइन हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये यहां से यहां होने पर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि H जैसे ही नेगेटिव हुआ ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ऐसा नहीं। पहले इनकी डायरेक्शन रैंडम होगी, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो होता क्या, जब एनर्जी का लॉस मेरा मिनिमम कब होता, जैसे ही मैंने H को रिवर्स किया मेरा I भी क्या हो गया, रिवर्स हो जाता। जैसे H को नेगेटिव किया मेरा I भी क्या हो जाता, नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब मैंने H को नेगेटिव किया उस टाइम पहले I की कुछ वैल्यू पड़ी थी, उस I को पहले क्या होना पड़ेगा, 0. उसके बाद नेगेटिव में H की वैल्यू और बढ़ाई, तब I भी क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो यही वैल्यू I की वैल्यू बची होने के कारण पहले I की वैल्यू 0 तक आएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो पहले डायरेक्टली नेगेटिव में नहीं आई, पहले उसको 0 तक आना पड़ा। तो इसीलिए इनके में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। Low. पहले तो हमने यहाँ पर लाए, फिर उसको दोबारा से रिवर्स करना पड़ा, वरना अगर सीधा रिवर्स होता तो एनर्जी का इतना लॉस नहीं था। तो पहले मेरे को वो जो बची हुई रिटेंटिविटी है उसको कम करना पड़ा, उसके बाद नेगेटिव करना पड़ा। तो पहले एनर्जी का क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। Low. बोल रहा हूँ हिस्टेरेसिस लॉस। लॉस को क्या बोल रहा हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या है सर, एनर्जी का लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब क्या है सर, इसका लॉस। एनर्जी का तो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर तो मैं लिख देता हूँ हिस्टेरेसिस। हाँ बोलो, हिस्टेरेसिस लॉस मतलब किसका लॉस, एनर्जी का लॉस एनर्जी का। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में जाती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है सबको? यस सर अब इसको ग्राफ देख लो असली वाला। यहाँ तक आ गया सर। अब देखो ध्यान से सर, यहाँ तक तो हो गया हमारी बात। सर ये ए बी सब पता चल गया, ओ बी क्या है। अब यहाँ पर ये ग्राफ भी देख लो, तुम्हें दिख रहा हुआ है ना। बट अब इसका यूज क्या हुआ सर हिस्टेरेसिस का। अच्छा मेरे और इनके डायग्राम में फर्क देखो, एक तो इनका डायग्राम दिख रहा है और एक मेरा डायग्राम देखो। दोनों में मेरे को बता सकते हो किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, मेरे वाले की या इनकी? देखो सेकंड डायग्राम इनके इस वाले वाले इसकी रिटेंटिविटी क्या है, ज्यादा है। ऐसी कोरेसिविटी भी इनकी ज्यादा होगी मेरे वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसी कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जानने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमने परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास एक खूबी होनी चाहिए, क्या, ऐसा मटेरियल यूज करो जिसकी कोरेसिविटी भी क्या हो, ज्यादा, जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि देखो परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट चाहिए हमें जो मैग्नेटाइज तो हो जाए अच्छा खासा, और अपने पास मैग्नेटाइजेशन होल्ड करके भी रखे, और उसको वापस से डीमैग्नेटाइज करने के लिए यानी आई की वैल्यू 0 करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े, यानी एच की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या देनी पड़े, नेगेटिव में देनी पड़े, तब जाके हमारा वो डीमैग्नेटाइज हो। समझ रहे हो? नेगेटिव में इन द सेंस एच की वैल्यू नेगेटिव मत समझो, ऐसे समझो एच की वैल्यू जो कोरेसिविटी वैल्यू है वो और बहुत ज्यादा देनी पड़े ताकि आई की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जीरो तो ऐसा कोरेसिविटी भी बढ़ी जाए, कोरेसिविटी इन द सेंस एच की वैल्यू बहुत ज्यादा देनी पड़े तभी आई की वैल्यू 0 हो, मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर इजीली अपना शो मतलब छोड़े नहीं। मैग्नेटिक बिहेवियर शो छोड़ेगा का मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इजी ना एच की वैल्यू बहुत देनी पड़े भाई, मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा मेरे को, एच की वैल्यू देनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर मेरे को एच की बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़े ताकि
मेरा सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो भाई बार मैग्नेट तो ऐसा जो परमानेंट मैग्नेट है, तुम क्या चाहते हो, परमानेंट मैग्नेट इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा या नहीं होगा? डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देगा या कम कर देगा, तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए ज्यादा कोरेसिविटी देनी पड़ेगी, और रिटेंटिविटी मतलब ज्यादा देर तक और ज्यादा टाइम तक, और ज्यादा वैल्यू उसकी किसकी रहेगी, मैग्नेटिक बिहेवियर की, आई की वैल्यू ज्यादा पड़ी रहेगी। जब एच की वैल्यू 0 हो जाए तब भी उसकी अच्छी खासी क्या पड़ी रहे, आई की वैल्यू। ज्यादा आई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोरेसिविटी हमारी, कि अगर मेरे को उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 0 करना है तो मेरे को एच की बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़े, तो कोरेसिविटी हाई होनी चाहिए। तो ऐसा मटेरियल होता है स्टील। कौन सा होता है? स्टील। स्टील की कोरेसिविटी बहुत हाई होती है इसके दो नॉर्मल मटेरियल से मुकाबले में, तो इसलिए उसको कहाँ पर यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो करंट दूं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, जैसे करंट वापस ले लूं उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो समझ लो कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए उसकी, कम। कि भाई मैंने अगर कम दिया, रिटेंटिविटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, मतलब अगर मैंने करंट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड रहे, करंट वापस ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, खत्म हो जाए। समझ रहे हो? तो उसके लिए कोरेसिविटी क्या चाहिए, कोरेसिविटी क्या चाहिए, कम चाहिए सर। तो ऐसा मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन। कौन सा होता है, सॉफ्ट आयरन। इसीलिए सॉफ्ट आयरन के लिए हम सॉफ्ट आयरन को हम किस में यूज करते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। कहाँ पर यूज करते हैं सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ट्रांसफॉर्मर की कोयल में भी, ट्रांसफॉर्मर की कोयल में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी, क्योंकि उनके लिए कोरेसिविटी क्या चाहिए, हमें कम चाहिए। ठीक है। और कोरेसिविटी हाई किसकी होती है, स्टील की, इसलिए उसको किस में यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। देखो लास्ट में लिखी भी हुई है ये। पहली बात तो देखो, जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी कोई पूछे तो कैसे रिप्रेजेंट हो गई, एरिया ऑफ द लूप से। किससे, एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप हमें क्या बताएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। इसका एरिया निकाल अगर गिवन है तो वही एनर्जी का लॉस है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ध्यान से देखो लास्ट लाइन, कि सर ये जो मटेरियल है लाइक आयरन, थिन लूप, उनका लूप कैसा होता है, थिन लूप। सॉफ्ट आयरन जो मैंने बनाया था वो लूप क्या था, थिन था। थिन था मतलब उसकी जो कोरेसिविटी है वो क्या है, कम है सर, कम। अगर इसको देखो थिन बना दूं अगर मैं इसी को, ये कैसा बनेगा सर, थिन का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, दिख रहा है, थिन हो गया, पतला हो गया। ये कितना मोटा है, इतना पतला है, इसकी कोरेसिविटी सर क्या हो गई, कम हो गई। तो कोरेसिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए यूज हो रहा है। तो आयरन, सॉफ्ट आयरन किसके लिए यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, सॉफ्ट आयरन, क्योंकि इनकी कोरेसिविटी कम, की कोरेसिविटी क्या होगी, कम। और इसकी क्या नाम है, स्टील की कोरेसिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कोरेसिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये कहाँ पर यूज होंगे सर, परमानेंट मैग्नेट। तो ये कहाँ पर, ये वाले कहाँ यूज होंगे, टेम्परेरी मैग्नेट। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस सर। यस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब एनर्जी का लॉस कैसे बता रहा है, सब कुछ कोरेसिविटी, रिटेंटिविटी हो जाएगा। यस सर। ये लास्ट ये लाइन ना मैं बाद में लिख दूंगा, तो कि ये इस फिगर के ऊपर आ रही है ना, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है। यस सर। इसका वैसे क्वेश्चन भी है, तो लास्ट में लिख ही देंगे इसको। अब ठीक है, चले आए। तो इसके क्वेश्चंस तो थे, आज हो पाएंगे जितने वो कर लेते हैं। देखो वैसे ये
अब ये ससेप्टिबिलिटी है एट एनी टेम्परेचर, कितनी दे रखी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब काई कितनी है? 2.8 into 10 to power 20. पावर माइनस, और लेकिन इसमें टेम्परेचर कितना है? 350 Kelvin. पूछी गया है ससेप्टिबिलिटी ही पूछी है, लेकिन कब? 300 Kelvin. T2 पूछी है जब T2 कितना है? 300 Kelvin. 300. ससेप्टिबिलिटी 1, टेम्परेचर 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आओ यहाँ पर देखते हैं। सर फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, कैसे निकालोगे बताओ, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? टेम्परेचर और काई ससेप्टिबिलिटी का एक इक्वेशन पढ़ा है, क्या होता है? Chi is equal to 1 Sir, upon y T. is equal to 1 upon T. इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। अगर इक्वल लगाना है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? सी, क्यूरी कांस्टेंट, C सी अपॉन upon T. अगर साई 1 इज इक्वल टू काई अपॉन T1 और इस 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी अपॉन C upon T2. क्लियर है क्या सबको? Yes, Yes. sir. वैल्यूज पुट कर दो बस। इसकी जगह क्या आएगा? पहली वाली की ससेप्टिबिलिटी कितनी दे रखी है? 2. Sir, 2.8 10 raised to power -4। Minus 4. टेम्परेचर केल्विन में कितना दे रखा है? 300। 350. 350 Kelvin. इसमें कितना दे रखा है सर? इसकी तो निकालनी है, Yes, sir. सी की वैल्यू पता नहीं। निकालो. सी दोनों के लिए सेम, दोनों केस में सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं Yes, sir. हुआ, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। बस अब दोनों को क्या कर दो? बस Solve. डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दो Divide. तो क्या आ जाएगा सर? 2.8 into 10 raised to power -4 divided by chi2। Pi 2. यहाँ लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2.8 into 10 raised to power -4 divided by chi2, इसके इक्वल आ जाएगा 3 by 50 Sir, upon 350 और ये आ जाएगा multiplied 6 100 by 6. 300 Kelvin. 300 by 6. क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. 6 upon 7. यहाँ से दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा? chi2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.8 into 10 to power Minus 4. -35 divided by 30. 30. कर लोगे आप इसको सोल्व? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे आपका? Yes, अब तो हो sir. जाएगा ये सोल्व। सर इसको और Yes, कट कर sir. लेते हैं 30 और 35 को। हाँ बस कर लो सोल्व इसको। Yes, sir. 5 पे कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, 5 7 जा 5 6 जा। Yes, sir. Yes. Yes, डन sir. कर लेंगे। अब इतना छोड़ Yes, सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3.266 के आसपास आएगा। क्या आएगा? 3.26 मतलब 3.26। 3.26। ये ऑप्शन First. देख लो, फिर भी अगर किसी को चेक करना है तो कर लो। डन, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, और क्या यूज किया इसमें? सिर्फ कौन सा लो? Curious. नाम मत भूल जाना, क्यूरी लो। क्यूरी लो क्या कहता है सर? कौन बताएगा क्यूरी लो क्या कहता है? ससेप्टिबिलिटी इज Inversely Inversely proportional proportional to Directly the proportional to the temperature. temperature. ये क्वेश्चन करो। देखो 2020 में 2019 में आया हुआ। क्या कह रहा है वो? एक मैग्नेट है जिसको डीमैग्नेटाइज किया है, इंसर्टिंग इट इनसाइड द सोलेनोइड। अब डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं सर? अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे, है ना? या डीमैग्नेटाइज देने के लिए कौन सी वैल्यू रह जाती है सर? आई की वैल्यू 0 करने के लिए किसकी वैल्यू देनी पड़ती है मेरे को और एक्स्ट्रा? H की. एच की। H. सोलेनोइड के केस में एच की वैल्यू वही होती है, कोरेसिविटी। एच की ही तो वैल्यू होती है कोरेसिविटी। Yes, sir. Yes, Aggressivity. sir. सोलेनोइड के केस में एच किसके इक्वल होता है? बताया था आज भी बात। Ni. Ni, वेरी गुड। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर Number यूनिट। of per turns unit. per unit. number of Length times और आई क्या है? current. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बताना? The current. Current. कितने हैं? 100. 100। लेंथ कितनी है? 0.2 meter. 0.2। 0.2. Sorry. 0.2. 5.2। 5.2. Sir, 5 ampere.
तो ये तो देख लो सीधा 2 26 26 वाला कौन सा आंसर है? ऑप्शन ये बी 20 से कट गया ना, Yes, sir. 26 बी 100 अपीयर। 2600 B option. सर बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। नो सर। No, sir. देखो सर कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, और जेई मेंस के लायक था नहीं ये क्वेश्चन, है ना, सिर्फ एक फॉर्मूला Yes, sir. करना था, एच इज इक्वल टू यस है ना। सर। तो इसमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पूरे चैप्टर में, यही है। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? फॉर्मूला बेस्ड। Formula. इसीलिए मैंने जो पूरी Formula practice based. करवाई थी कल, जो हमने रिकॉल किया ना सबसे पहले आज, वो Yes, डेरिवेशन sir. सिर्फ सारी फॉर्मूलेस की इसीलिए करवाई थी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। Yes, sir. फॉर्मूला है। ये आगे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसके अभी वो पूछ रहा है कि सर रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा होनी, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कौन सी कर्व है, तुम खुद बताओ, ए या बी? जनरेटर की बात नहीं कर रहा मैं, मैंने तुम्हें बताया वही यूज हो रहा है इसमें। जनरेटर के लिए तो दूसरी होगी, जनरेटर के लिए ए यूज करते हैं, मैं बता दूंगा बाद में। पर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कैसे यूज करोगे बताओ, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर्स की कोयल के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते थे, याद करो, मैंने बताया था सॉफ्ट आयरन। उसकी क्या होती थी, उसकी कोरेसिविटी क्या? कम होती कम होती sir. ए ऑप्शन तो आएगा B या वाला? बी उसके लिए? सर बी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर्स वाला। क्लियर है सबको? Yes, sir. बी वाला किसके लिए है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर वाला। समझ में आ रहा है? Transform. बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड Yes. ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? कोरेसिविटी लो होनी चाहिए, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। बी फॉर कोरेसिव, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनकी कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए बच्चों? सर कम क्या होनी चाहिए? कम कम। कम होनी चाहिए। कम. और इसीलिए कौन सा आयरन होता है? सॉफ्ट Soft iron. चलो, अब ये मैंने सिर्फ एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए डाला हुआ है तुम्हारे पास। 3 तरह के मटेरियल थे बच्चे, पैरा, डाया। फेरो। पैरा क्या होता था? सेम Ferro. डायरेक्शन में अलाइन होते थे या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते थे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस? Yes. Same. देखो अगर सेम डायरेक्शन में लाइन हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या होंगे? अट्रैक्शन Yes, sir. शो करेंगे। क्या शो करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन। ये क्या होते थे सर? Opposite direction होते थे. तो ये क्या शो करेंगे? सर रिपल्शन। रिपल्शन। ये क्या होते थे सर? सेम डायरेक्शन में ही होते थे, Same डोमेन direction. वाली बात होती थी इसकी, याद है? Yes. यस सर। तो क्या होगा? अट्रैक्ट। सर स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो जितना अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने दे रहा है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा। इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगी एक्सटर्नल वाली, वो भी क्या होंगी सर? बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा पास करेंगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? लाइंस पास। यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस पास तो होंगी लेकिन कम होंगे. कम मैग्नेटिक। इसमें सर नो पास, है ना, नहीं होंगी पास। तो देखो कौन सा मटेरियल फेरो लग रहा है, कौन सा डाया लग रहा है और कौन सा पैरा लग रहा है? डाया बी वाला, पैरा सी वाला, तो बी और फेरो ए हो वाला। गया, है ना? फेरो ए वाला, क्योंकि सारी की सारी जा रही है, तो ए वाला क्या हो गया सर? फेरो। फेरो। बी वाला क्या हो गया? सर बी वाला। High magnetic. और सी Sir, हो option. गया? Yes, B option. तो ऑप्शन पैरा। नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन B. नंबर क्या आ रहा Sir, है? बी। B. ए क्या है मेरा? फेरो है, बी क्या है? डाया है, और सी क्या है? पैरा है। तो ऑप्शन नंबर पैरा है. क्लियर है? एफ से फेरो, डी से डाया और बी से पैरा। क्लियर है? फेरो। अच्छा, पैरा। यही है। देखो यस सर। ए कैसा है? फेरो, बी कैसा है? डाया, और सी कैसा है?
पैरा। Dia. क्लियर है पैरा। सब कुछ क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. रीजन मैंने लिखवा दिया सबको। ये Yes, क्वेश्चन sir. अभी नेक्स्ट करेंगे, होमवर्क में करके आना, ठीक है? अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट में Yes, करेंगे। बस sir. ये 2 क्वेश्चन रह गए, बस हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद Yes, की sir. बात हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन Yes, उससे sir. पहले ये 2 क्वेश्चन करेंगे। नया चैप्टर का नाम Yes, है sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Wait. Induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Yes, sir. ओके Yes, बच्चे, sir. रिवाइज हो गया सब। गुड नाइट। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. No, कोई डाउट sir. नो हाँ सर। वैसे ही No, sir. वैसे ही। सर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्यों प्रोड्यूस produce करती है? अब इसका आंसर कैसे दे बच्चे? अब देखो, करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में जब चार्ज मूव करता है ना, चार्ज, समझ रहे हो? जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके पास सिर्फ क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होता है सर? मैग्नेटिक फील्ड भी। Magnetic field. करंट कैरिंग वायर चल रही है, करंट कैरिंग वायर मतलब चार्ज मोशन में है, तो उसके अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड Magnetic प्लस field. मैग्नेटिक फील्ड लेकिन करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड तो होता है क्योंकि चार्ज चल रहा है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। नहीं होता. मैंने बताया भी था, होमवर्क में भी दिया था एक दिन। क्योंकि करंट कैरिंग, वैसे हर चार्ज के पास जो मोशन में होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन करंट कैरिंग वायर के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लक्स है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने ही वहां से निकल भी रहे हैं, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। 0. आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तुम्हारे लिए जो आंसर है वो यही है कि क्योंकि जब चार्ज मोशन में होता है तो उसके पास कौन सा फील्ड भी होता है साथ में? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है जब चार्ज मोशन में होता है साथ में। तो जब चार्ज मोशन में होता है इसका मतलब करंट में चार्ज, करंट का मतलब चार्ज मोशन में है, तो इसलिए उसके पास क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ यही आंसर है वैसे इसका अभी के लिए। हाँ, अगर तुमको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो YouTube पे जाके सर्च करना HC वर्मा। HC वर्मा को तो जानते हो ना सब? HC वर्मा सर, बुक है उनकी HC वर्मा, Yes, sir. है ना? तो सर्च करना HC वर्मा, सबने इसका आंसर दे भी रखा है पूरा, और अच्छे से दिखेगा तुम्हें। लेकिन फिलहाल तुम्हारे लेवल पे इसका आंसर यही रहता है क्या? कि चार्ज मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास सिर्फ क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, कर दें स्टॉप रिकॉर्डिंग? और किसी का कोई डाउट? नो सर। No, sir. चलो, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर।